हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेसन पढ़ने चल रहे हैं बच्चों। चूँकि जैसा कि लिखा हुआ है और ये चित्र भी बता रहे हैं, इमेजेस भी बता रहे हैं कि ये कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, या तो ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं या नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं। बच्चों, रिसोर्स क्या होता है हमने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था कि वॉट एवर सेटिस्फाई आवर नीड दैट इज़ रिसोर्स। परंतु अब जब हम क्लास 10th में आ गए हैं तो इसे थोड़ा सा और भी इलोबरेट फॉर्म में या बड़े फॉर्म में हम देखेंगे कि रिसोर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल चीज़ें हैं बच्चों, और वो हमारी जो आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करती है तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। परंतु उन्होंने एक्सेसिबल भी होनी चाहिए, टेक्निकली फिजिबल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली, और एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए सोशली, तब जा कर के वो रिसोर्स बनता है। देखें जरा क्या कहती है आपकी रिसोर्स की डेफिनेशन। बच्चों, ऐसा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वॉट एवर अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वी सेटिस्फाई आवर नीड, दैट इज रिसोर्स, बशर्त प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कोई चीज़ है हमें टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल मतलब पॉसिबल टू रीच। अब टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी की रीच में वो रिसोर्स होना भी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाए। जब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, सस्ता नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसमें लग रही होगी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ रही होगी और हमें उसे तब भी एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे होंगे, उसे हम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे होंगे, तो वैसा रिसोर्स नहीं होता यदि वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली पॉसिबल, ऐसा ना हो। इसे हम दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, हिंदी वाले में कहावतों में, कि जितने का बाबू नहीं उतने का झुंझुना। बहुत भारी टेक्नोलॉजी लगा लेने के बाद हमने आधा किलो सोना निकाला, तो फिर क्या निकाला? वो तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी होगी और जो हमने रिसोर्स निकाला वो सस्ता पड़ गया। तो ऐसा भी ना हो कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा महंगी लगाने के बाद भी जो रिसोर्स मिला है वो आर्थिक रूप से, पैसे देने के मामले में वो हमें बहुत महंगा न पड़ गया हो। वो बराबरी, इक्वल वेटेज दोनों का होना चाहिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल से तात्पर्य ऐसा है कि खुदा न खास्ता कहीं वो आपका रिसोर्स वहाँ पर पड़ा हुआ हो, कहाँ पर? मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे, और वो आपने तोड़ फोड़ कर वो रिसोर्स निकाल लिया, तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। और एक एग्जांपल आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई डैम की हाइट बढ़ानी है तो डैम के चलते जो कई हजारों किलोमीटर एरिया मार्शी लैंड बन जाएगा, वाइल्ड लाइफ खराब होएगी, एनवायरमेंटलिस्ट, मानव अधिकार वाले जब भी आ जाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट भी आएंगे। एनवायरमेंटलिस्ट कैसे आएंगे कि भाई नेचर ख़राब हो रहा है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। मानव अधिकार वाले तब आ जाएंगे कि भाई लोगों को यहाँ से आप बेघर कर रहे हैं, उनको घर भी रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो समाज का कई तबका उसका भी विरोध कर देता है, तो वो भी सोशली एक्सेप्टेड नहीं होता है। अदरवाइज़ मंदिर मस्जिद वाला एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। तो ख़ासतौर पर कुछ भी अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट वी सेटिस्फाई आवर नीड, बशर्त वो टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए, अपनी पहुंच में होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल, आर्थिक रूप से वह बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ जाना चाहिए, उसे निकालते बनाते रिफाइंड करते, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि सामाजिक रूप से उसे हमने एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तब जाके वो रिसोर्स होता है। आओ मिलकर नेक्स्ट स्लाइड देखने का प्रयास करें बच्चों। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये डायग्राम बताता है कि इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। हम इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर के साथ कोई एक्शन करके इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। उन इंस्टीट्यूशंस में, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में उस मटेरियल को जो नेचर के द्वारा हमने ले लिया है टेक्नोलॉजी की मदद से, हम ह्यूमन बीइंग्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से कोई चीज़ ऑब्टेन करी है, वो इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में जा कर के वहाँ पर उसे डेवलप करके हमने हमारे डेवलपमेंट को और भी एक गति दे दी है। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर with the help of technology and create institutions, और बनाते हैं institutions, and their factories, industries, and they accelerate their economic development. Obviously यहाँ पर ढेर सारे सामान बनेंगे, ढेर सारे प्रोडक्शन होगा, तो हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था में विकास होगा ही होगा। आओ देखें नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। अब हम रिसोर्सेस
का वर्गीकरण देखते हैं, इसे रिसोर्सेस को कई भागों में बांटा भी गया है। कई तरह का रिसोर्स होता है, नेचुरल भी होता है और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, अब नेचुरल रिसोर्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो पार्ट हो गए हैं, एक कंटिन्यूसली चलता है जैसे विंड है, वाटर है, हवा, पानी, और एक बायोलॉजिकल रिसोर्स होता है जो हमें नेचर के द्वारा मिल रहा होता है डायरेक्टली, जो नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, वाइल्ड लाइफ स्पेशली जंगली जानवर। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को अगेन दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ये रिसाइक्लेबल हो सकते हैं कभी कभी, और नॉन रिसाइक्लेबल तो होते ही होते हैं, पर रिसाइक्लेबल कोई मेटल हो सकता है। सपोज़ करिए कि एल्यूमिनियम का एक बॉक्स है, बॉल है, वो आपका बहुत पुराना हो गया, टूट फूट गया, तो उससे आप कुछ कबाड़ी वालों को बेच करके उसको आप कुछ ना कुछ बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स को आप रिसाइकल नहीं कर सकते। वंस आपकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म तो ख़त्म, बाइक बंद, 20 रुपये का भराव कहीं से भी, फिर जाओ आगे। ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रीज वगैरह जो बनाई गई ह्यूमन के द्वारा, वो भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन क्वांटिटी में और क्वालिटी में भी हमारे एक रिसोर्स होते हैं। आपके पास 100 श्रमिक है, 100 लेबर है, आपके हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर है, तो ये भी एक रिसोर्स होते हैं। अब हम रिसोर्स को बाइफरकेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन भी करते हैं। कैसे कि कुछ रिसोर्स उनके ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, कुछ रिसोर्स बायोटिक कहलाते हैं, कुछ अबायोटिक कहलाते हैं। ये भी बच्चों हमने 8th क्लास में पढ़ा था। बायोटिक रिसोर्स वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, बायोस्फीयर में अवेलेबल होते हैं। इंसान हो गए, फिशरीज हो गई, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फ्लावर्स, फोना जंगली जानवर वगैरह, और लाइव स्टॉक्स गाय, बैल, भेड़, बकरी, याक, ऊँट, केमल एक्सेट्रा। अबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग रिसोर्स होते हैं बच्चों, वो हम जानते हैं, जैसे कि रॉक्स एंड मेटल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन भी रिसोर्सेस होते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, एग्जॉस्ट फैन होता है ना, घर की गर्म हवा या जो फ्राई किया हुआ धुआं उस सबको बाहर कर देता है। इन द सेम में जैसे ही जब सारा ही रिसोर्स ख़त्म हो जाता है, उनके ख़त्म होने की क्वालिटी के आधार पर भी उनको डिवाइड किया गया है। तो एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। विंड है, हाइड्रो पावर है, पानी, जल शक्ति, सोलर सन की शक्ति, जियोथर्मल पावर, धरती के अंदर की जो गर्मी है उसके द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी या पावर, या बायोमास या बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है बच्चों? वो घर का वेस्ट मटेरियल, एनिमल्स के वेस्ट या एनिमल्स के द्वारा क्रिएट गए चारा, फॉडर, ये सब फैक्ट्री के द्वारा निकाला गया वेस्ट, इन सभी को मिला जुला करके जो फ्यूल क्रिएट किया जाता है उसे बायोमास कहते हैं। तो ये रिसोर्स रिन्यू होते हैं, ये ख़त्म नहीं होते जल्दी। ठीक है, हवा ख़त्म होगी क्या भैया? हवा आई गई फिर आएगी। इसी तरह से जल की शक्ति के द्वारा जो हाइडल पावर के द्वारा बिजली क्रिएट की जाती है हाइडल पावर स्टेशंस पर, तो वहाँ पे भी वो पानी नदी का आता है, उस टरबाइन पर गिरता है, वो टरबाइन फिर जनसेट को आगे बढ़ा, जनसेट को स्टार्ट करती है और बिजली क्रिएट होती है। देन नेक्स्ट प्रोसेस बोलने की आवश्यकता नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑयल है, न्यूक्लियर है, कोल है एंड नेचुरल गैस है। ये ऑब्वियसली ये सब एक बार जल गई तो जल गई, खत्म हो गई तो खत्म हो गई, ये दोबारा रिन्यू नहीं होती। कोल आपका जल गया, एग्जांपल ले लीजिए, कोल, आयल अभी मैंने जला लिया था आपकी बाइक का। नेक्स्ट आपका कोल ले लीजिए, कोल हम तुम बहुत बेहतर जानते हैं। कोल आपने सिगड़ी में चला लिया, आपके रेलवे इंजन पहले चलते थे, कोल जल के ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा कोल लेना पड़ता है। ठीक है, आपकी सिगड़ी का कोल जल गया, राखी बनेगी और कुछ ना होगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी भी इन्हें डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। अब रिन्यूएबल रिसोर्स, कई रिसोर्स रिन्यू हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस। जैसे कि मैंने बता रहा था आपको कि वो जो एल्यूमिनियम का पॉट था, आपका बॉल था, वो रिन्यू कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ कुछ केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उसे आप रिन्यू कर सकते हैं। वैसे सोर्स को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं या रिप्लेनिशेबल भी कहते हैं। वो रिसोर्स जो टेक्नोलॉजी या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें रिन्यू कर लेते हैं या उन्हें पुनः स्थापित कर लेते हैं, तो उसे हम रिप्लेनिशेबल कहते हैं या रिन्यूएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, ये वाले एग्जाम्पल यहाँ नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड, एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये रिन्यूएबल है
इनमें कोई मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस नहीं लग जाती, पर ये सोर्सेस हमारे रिन्यूएबल है। ये मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम जब किसी सोर्स को रिन्यू कर लेते हैं या रिप्लेनिश करते हैं तो उसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, परंतु इन्हें हमें केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस यहाँ पर नहीं लगानी पड़ती है, क्योंकि ये रिसोर्स ऑटोमेटिकली रीजनरेट रिप्लेनिश हो जाते हैं। यहाँ पे फिर वही एग्जांपल दिया है, रिन्यू हो जाते हैं रिसोर्सेज जो, और जो रिसोर्स रिन्यू नहीं हो पाते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहने से ही समझ में आता है बच्चों कि वो रिसोर्स जो रिन्यू नहीं होते, जैसे कोल बताया था, ऑयल बताया था, फॉसिल फ्यूल बताया था, ये वंस जल गए तो जल गए, ये दोबारा बनने में खास तौर पे फॉसिल फ्यूल को तो मिनरल कई सारे हजारों साल लगते हैं बनने में। यही बात यहाँ पे बताई गई कि कई सारे साल लगते हैं, रिसाइकल नहीं हो पाता है वो, और होता भी तो बड़ा टाइम लगता है। एंड दिस कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़, और उनके यूज़ के साथों साथ वो ख़त्म होते चले जाते हैं, इसलिए इन्हें संभाल करके यूज़ करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के हिसाब से भी हम हमारे रिसोर्सेज को कहते हैं कि ये रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स है, ये नेशनल रिसोर्स है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। तो इंडिविजुअल रिसोर्स, ये तेरा घर, ये मेरा घर, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। पिताजी की गाड़ी, मेरी गाड़ी। कम्युनिटी ओन्ड, जिस पर कम्युनिटी का अधिकार होता है उसे हम कम्युनिटी ओन्ड, पार्क, नेशनल पार्क, एक्यूप्रेशर पार्क, तो यहाँ पर आप घूमने चले जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता है, वहाँ जाइए, एक्सरसाइज कर लीजिए। वो कम्युनिटी सबके लिए खुला है, कोई भी कम्युनिटी के लोग जाकर के वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, ये बाउंड्री होगी हमारी। ऐसी बाउंड्री नहीं रहती बच्चों, हमारी बाउंड्री वो तो ऐसी हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो ऐसी कुछ होती है, तो फिर उसको ऐसा एक सीधी लाइन करके अपने सीधा कर लिया हमने, तो हमारी बाउंड्री हो गई। तो नेशनल रिसोर्स, जैसे कि हमारी रेल, ये नेशनल रिसोर्स है, न ये तेरा है न मेरा है, न ये कम्युनिटी का है, ठीक है। नेशनल रिसोर्स, ये राष्ट्र की संपत्ति है रेलवे। और हमारी जो टेरिटरी, हमारी जो सीमा के अंदर जो कुछ आता है वो हमारा रिसोर्स हो गया। और हमारी सीमा के 12 नॉटिकल माइल तक के भी, 12 नॉटिकल माइल तक के भी, हमारी सीमा के, हमारी बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल तक के भी जो कुछ है वो सब भी हमारा नेशनल रिसोर्स ही है। अब आगे आती है बात इंटरनेशनल रिसोर्स की। इंटरनेशनल रिसोर्स वैसा रिसोर्स होता है बच्चों, जो हमारी जो बेस लाइन है, हमने जो अभी बेस लाइन बताई थी, बेस लाइन बनने के भी 2 तरीके होते, वो तो मैंने वो बताया था, ऐसी बाउंड्री, उसके बाद एक लाइन खींच दी, ये बेस लाइन बन गई। एक तरीका बेस लाइन बताने का ये भी होता है, जब हाई टाइड लो टाइड आते हैं, तो लो टाइड आया हमारी बाउंड्री तक के, और जहाँ करके रुक गया वहाँ से भी बेस लाइन क्रिएट कर दी जाती कि यहाँ तक के आपकी टेरिटरी है, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स हमारी बेस लाइन से 1200 नॉटिकल माइल तक की दूरी के बाद इंटरनेशनल रिसोर्स शुरू होता है, और 1200 नॉटिकल माइल के अंदर में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि उस जोन में काम करने के लिए अब अभी 24 नॉटिकल माइल वाली बात रह गई, कंटिन्यूअस जोन वाली, तो उसे हमें बोलने की आवश्यकता फिलहाल यहाँ पर नहीं है। अभी इमेज आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है, फिर से देख लेंगे। वो रिसोर्स जो हमारी बेस लाइन से 1200 नॉटिकल माइल के बाहर जो होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। वहाँ पर कामकाज करने के लिए, वहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए हम यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेते हैं, तब वहाँ जाकर के कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल रिसोर्स, ये तेरा घर, ये मेरा घर, जैसा मैं बोल रहा था। नेशनल, ये रेलगाड़ी भैया, ये आपकी मेरी नहीं हो सकती है, ये सरकारी संपत्ति है। कम्युनिटी ओन्ड, जैसे कि ये पार्क है, यहाँ पर हर जात समाज के लोग आकर के अपनी एक्सरसाइज या एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो इमेज दी गई है ये साफ बता रही है, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन से लेकर के 1200 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल एरिया होता है, ये हमारी टेरिटरी होती है। यहाँ पर ये कंटिन्यूअस जोन होता है, उसके आगे 12 नॉटिकल माइल तक के, और बेस लाइन से लेकर के 1200 नॉटिकल माइल तक के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके बाहर का सोर्स नेशनल रिसोर्स कहलाता है। यहाँ पर आपका इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। यहाँ तक कि हम हमारी परमिशन के बगैर किसी को हमको यूज़ नहीं करने देंगे, पर हवाई जहाज़ वगैरह यहाँ से भी उड़ सकते हैं, और किसी खास परिस्थिति में यहाँ पे भी उड़ जाते हैं, पर यहाँ से तो उड़ने के लिए कोई उनकी मनाही नहीं है, लेकिन नीचे कोई नहीं आ सकता।
इसके बाद ही इंटरनेशनल रिसोर्स शुरू होता है। तो ये इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया बच्चों। अब आती है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स सिंपल सी बात है, यहाँ कुछ भी नया नहीं कहा गया। सिर्फ एक बात होगी कि गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू पेमेंट करते हैं, तब हम जब कोई खेत बाड़ी प्लाट खरीदते हैं कहीं बाहर जा कर के, तो वो अपना होता है। सपोज़ करिए कि आपने 60 लाख का कोई प्लाट ले लिया, ज़मीन ले ली, तो सरकार को आपको 30,000 अप्रॉक्स, रफ आइडिया बता रहा हूँ, एक रेवेन्यू पैसा देना पड़ता है रजिस्ट्री कराने के लिए अपने नाम। अब ज़मीन अब अपनी हो गई तो 30,000 रुपये सरकार का हो गया। तब सरकार कहती है कि हाँ अब ये ज़मीन आपकी है। वो 60 लाख तो आपने दिए ही दिए जिसकी थी उसको। अब विलेजों में इंडिविजुअल कैसे होते हैं, भाई तुम्हारा जो लैंड है, तुम्हारा जो ज़मीन है, कई हालांकि लैंडलेस लेबर भी होते हैं वहाँ पर, वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये आपका घर है, ये सब ये इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल रिसोर्स में बहुत ज़्यादा बात बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा प्लीज़, ठीक। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, वह रिसोर्स जो सारी कम्युनिटी के लिए फ्री टू एयर अवेलेबल होता है। सपोज करिए कि रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल, पहुंच में होता है, किन के लिए, सभी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, समाज के सभी मेंबर्स के लिए। विलेज कॉमन्स, गाय बैल के चरने के लिए, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड, दफनाने के लिए मृत शरीर को। विलेज पॉन्ड, या जो पोखरी होती है, लेक होती है, वहाँ गाय भैंस बैल पानी पीने जाएंगे, तो तुम्हारी भी गाय भैंस बैल पानी पी लेंगे, मेरी भी गाय भैंस बैल पानी पी लेंगे। वहाँ कोई किसी की नहीं होती, सभी कम्युनिटी की होती है। प्लेग्राउंड वगैरह, पिकनिक स्पॉट वगैरह बताया आपको आगे। ये भी सिंपल है बच्चों। इतना सारा बच्चों आपने देख लिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।